हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज जो हम मुद्दे डिस्कस करेंगे उनमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा हमारा फार्म सब्सिडी से संबंधित। ठीक है, आप जानते हो एग्रीकल्चर कॉम्पोनेंट जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर सब्सिडीज का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसके बारे में एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे टेरर को कैसे काउंटर करना है इसके रिगार्डिंग। आप जानते हो यूएनएससी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो इसको भी डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आज की कोट ऑफ द डे। आज की कोट ऑफ द डे है बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर। ठीक है, those endowed with it may perform very good or very bad acts, all depends on the principles which direct them। देखो, एक चीज होती है एम्बिशियस होना। आपके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े सपने होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पर जिनके सपने बड़े होते हैं उनके अंदर किस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि वो जिंदगी में अच्छे काम करेंगे या बहुत खराब काम करेंगे। मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग भी क्या हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये भी ना काफी एम्बिशियस काम है। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हो इंडिया में ना, देखो क्रिकेट को ना एक धर्म की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। क्रिकेट, हर एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो जिंदगी में बड़ा होकर कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर बनना चाहता है। वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनना चाहता है। तो ये क्या है, बहुत ही एम्बिशियस है इंडिया के 11 लोगों में आना। ठीक है ना, तो इस तरह से एम्बिशियस होना एक आपके करेक्टर को दर्शाता है, पर आप उस एम्बिशन को किस तरह से यूज करते हो वो डिटरमिन करता है कि आप बहुत अच्छे काम करोगे, बहुत खराब काम करोगे। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खराब काम की तरफ चलते हैं। पहले, आप सभी ने हिटलर का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या हिटलर एम्बिशियस नहीं था? बिल्कुल था, बहुत एम्बिशियस था। पर था पता क्या, उसके प्रिंसिपल्स ठीक नहीं थे, इंटीग्रिटी ठीक नहीं थी, मॉरल वैल्यूज अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, एम्बिशन होने के बावजूद इसने उस एम्बिशन को गलत तरह से यूज किया और उसने देखो दुनिया में कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करी। और सिर्फ इसकी नहीं बात, आप आजकल के टाइम में, मैंने आपके साथ ना बहुत बार डिस्कशन किया है कि कुछ लोग होते हैं जो कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं। तो अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर आप अमीर होने के लिए कुछ ही गरीब को कुचलो, ठीक है ना, तो वो चीज गलत हो जाती है। हमने देखा ना कितने सारे दुनिया में हमें स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारे स्कैम डिस्कस भी करे हैं। सत्यम स्कैम का डिस्कशन किया है, यस बैंक स्कैम हो गया, उसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो गया। ये सारे स्कैम्स में क्या किया गया, लोग एम्बिशियस थे, वो कमाना चाहते थे, वो ज्यादा अमीर होना चाहते थे, पर तरीका गलत अपना लिया और यही क्या हुआ, वेरी बैड एक्ट का काम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आप और रूलर्स देखते हो। चाहे आप देख लो, औरंगजेब की बात कर लो, तो औरंगजेब ने भी एक तरह से बहुत सारे लोगों के ऊपर, ठीक है ना, जुल्म ढाए, तो वो भी एक गलत चीज हो जाती है। तो इस तरह से एम्बिशन होना गलत बात नहीं है, पर एम्बिशन के साथ साथ आप उसके साथ आपके कौन से प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं ये डिटरमिन करते हैं कि लाइफ में आप बहुत अच्छे काम करते हो या बहुत बुरे। ऑन द अदर हैंड, अच्छे कामों में आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल से समझना, जैसे आप गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, देश को आजाद करवाना। क्या ये एक बड़ा एम्बिशन नहीं है? बहुत बड़ा एम्बिशन है, पर साथ ही साथ अच्छे वैल्यू सिस्टम था, तो बहुत अच्छे कामों के थ्रू उन्होंने देश को आजादी दिलवाई। उसी तरह से आप बात कर लो अब्राहम लिंकन की, ठीक है ना। तो इब्राहिम लिंकन जी ने भी क्या किया, स्लेवरी एंड करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया, गाइडेड बाय हिज वैल्यूज। नेल्सन मंडेला की आप बात कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो एम्बिशन के साथ साथ उनके पास एक अच्छे प्रिंसिपल्स भी थे। आजकल के आप ना पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, ठीक है ना। पॉलिटिशियंस हमने ये भी देखे हैं, हमने शास्त्री जी देखे हैं, हमने गांधी जी देखे हैं, हमने नेहरू जी देखे हैं, हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस देखे हैं। बट आजकल काफी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ क्या है कि किसी तरह से भी हमें हमें जीतना है इलेक्शंस को, वोट बैंक के लिए कुछ भी करना है। तो वो पॉलिटिशियंस क्या है, एक तरह से एम्बिशियस तो हैं, बट प्रिंसिपल्स के साथ अच्छे गाइडेड नहीं है। मैं सभी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आप देखते हो ना कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कितना ज्यादा बढ़ रहा है, किस तरह से नए नए क्रिमिनल्स हमें पॉलिटिक्स में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज खराब है। अगर पॉलिटिक्स करी जाए लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, वो एक अच्छी पॉलिटिक्स है और वो एम्बिशियस होना वहां पे सही चीज है। ऑन द अदर हैंड, अगर पॉलिटिक्स इस वजह से करी जा रही है कि नहीं हमें इलेक्शन जीतने हैं, हमें या फिर सिंपली, ठीक है ना, लोगों को आपस में लड़ाना है, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो इस तरह से एम्बिशन होना अच्छी चीज है, बट एम्बिशन को कैसे यूज करते हो वो डिटरमिन करेगा कि वो लोगों की भलाई के लिए है या लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ये होगी आज की कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो किससे रिलेट करता है,
फार्म सब्सिडीज के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप जानते हो ना, जब भी हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारी सब्सिडीज देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इंडिया में बोला जाता है ना कि 3F के ऊपर बहुत सब्सिडी दी जाती है। सर ये 3F क्या है? 3F में आ जाता है हमारा फूड आ जाता है, फिर खाने को लेके आप जानते हो सब्सिडी दी जाती है। हमारा जो फर्टिलाइजर आ जाते हैं, हमने डिस्कशन भी करी है कि यूरिया हो गया, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, इस तरह के जो अलग अलग एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर लगते हैं वहां पर हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसी तरह से तीसरी चीज होती है हमारी फ्यूल के ऊपर। फ्यूल बेसिकली जो पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा हमारा ना गवर्नमेंट खर्च करती है इन 3F के ऊपर, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो पार्लियामेंट, बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट ने खर्च करना था ना 2022-23 के लिए, वो लगभग 3,17,000 करोड़ था। पर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक नया अप्रूवल मांगा है कि 2,14,000 करोड़ हम और खर्च करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर सब्सिडीज के लिए। बेसिकली ना जो हमारा टारगेट था, हमने सोचा था कि इतना खर्च करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हम खर्च करने वाले हैं ऑन द सब्सिडीज। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर के लिए लगभग 1,00,000 करोड़, 80,000 करोड़ फूड का, और बाकी आपका पेट्रोलियम या फिर फ्यूल के ऊपर खर्च हो रहा है। अब देखो जो फार्म सब्सिडीज है, काफी डिबेटेबल चीज है। क्यों डिबेटेबल है? डेफिनेटली इसके ना बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर आप फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देते हो तो पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे इसके नेगेटिव्स भी देखने को मिल जाते हैं। देखो रियलाइज करो, इंडिया में ना किसानों को हमें हेल्प करनी है। अब हेल्प करनी है क्यों? क्योंकि एक तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, ऊपर से हमारे यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं बेसिकली वो उतना हर जगह नहीं ग्रो कर पाएंगी, ठीक है, हर जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी तो होनी चाहिए। पर अगर इस सब्सिडी को हमने गलत तरह से यूज किया या फिर जरूरत से ज्यादा यूज किया तो क्या हो जाता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जरूरत क्या है, इन पर्टिकुलर सब्सिडीज को ना थोड़ा रैशनलाइज किया जाए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि सब्सिडीज का पॉजिटिव बेनिफिट हमें देखने को मिले और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे हम बच पाए। आई बात समझ में? ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि फार्म सब्सिडीज के अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं। एक इंपॉर्टेंट है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। देखो डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, आपको डायरेक्टली कैश की फॉर्म में उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे आप जानते हो, देखो पीएम किसान स्कीम के बारे में। अब पीएम किसान स्कीम के अंदर क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली हर चौथे महीने, ठीक है, 2-2 हजार रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डाल देती है। ये क्या हुआ, किसानों को डायरेक्टली उनके हाथ में पैसा दे दिया कि आप लो 2,000 रुपए, आपको जहां पर भी खर्च करना है इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड्स खरीदने के लिए, कुछ और इनपुट्स के लिए, कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए, यहां पर जो भी आप खर्च करना चाहो इस 2,000 रुपए से खर्च आप कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक तरह से डायरेक्ट सब्सिडी, आपको कैश की फॉर्म में आपको पैसा दे दिया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आप एक तरह से इसको कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट सब्सिडी। यहां पर क्या होता है कि एक तरह का ना डिस्काउंट दे दिया जाता है। डिस्काउंट किस तरह का, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कोई फर्टिलाइजर है, वो मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी कि नहीं, आपको किसानों को वो चीज 70 रुपए की मिल जाएगी। तो 30 रुपए यहाँ पे क्या हुए, 30 रुपए क्या हुए, एक तरह की सब्सिडी तो हुई। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी। यहां पर क्या होता है, एक तरह का डिस्काउंट दे दिया जाता है। डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्टली कैश आपको उस तरह से दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, बेसिकली आपको पैसे दे दिए, आप उसको स्पेंड कर सकते हो। ये फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी में। मैं क्यों इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया है, और अगर आप सिलेबस को ढंग से देखते हो ना, ये डायरेक्टली वर्ड मेंशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, तो हमें समझना इसका जरूरत हो जाती है। उसी तरह से एक होते हैं एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। अब सर इसका मीनिंग क्या है, देखो एक्सप्लिसिट जो होता है ना, वो आपको एक तरह से डायरेक्टली जो फार्मर है ना उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं इम्प्लिसिट की, वहां पर फार्मर को वो पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट को कट कर दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कि फर्टिलाइजर खरीदने हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या किया, हमारी सरकार ने कुछ डायरेक्टली उनको बेनिफिट दे दिया, एक्सप्लिसिटली अलग से ना उनको बता दिया कि हाँ हम आपको ये चीज दे रहे हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर मान लो आपका बिजली का बिल था, बिजली के बिल में कुछ कटौती कर दी, या फिर आपको बोला कि अच्छा आपको लोन चाहिए, आपको लोन ना अगर 9% में मिलना था तो किसानों को 9% की जगह हमने 7% में दे दिया। यहां पर इससे क्या हुआ, यहां पर अलग से आपने कोई फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी नहीं दी, नहीं, आपने क्या किया, आपने उनका बस लोन सस्ता कर दिया। अब लोन सस्ता होने से क्या हुआ, इम्प्लिसिटली आपने उनको सब्सिडी दे दी। क्यों? क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होता है,
आप किसी प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें का दाम कम करते हो। जैसे फर्टिलाइजर 100 रुपए में था तो 70 रुपए में दे दिया, अब फर्टिलाइजर को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बट इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है, आपको चीजें सस्ते रेट में मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोन वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिटली आप उनको बेनिफिट कर रहे हो, उनकी जो कॉस्ट लगनी थी उसको कम कर रहे हो। यहाँ पर कोई पैसा नहीं प्रोवाइड करते इम्प्लिसिट के अंदर। आई बात समझ में। उसी तरह से एक होती है आउटपुट सब्सिडी। ये क्या होता है, आप जानते हो एमएसपी के बारे में, ठीक है। हमारे अलग अलग जो फसलें हैं, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, इनके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। ये भी क्या है, एक तरह की सब्सिडी ही तो है, कि आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी, कम से कम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक तरह की सब्सिडी ही तो इनको मिल रही है। तो इस तरह अलग अलग तरह की सब्सिडीज हो सकती हैं। अब एक बार इन सभी के बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, हमारे फार्म की इनकम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन था कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, उनको दुगना करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, दुगनी आय कैसे हो सकती है, वो तभी होगी ना जब उनको जो इनपुट्स हैं वो कम कॉस्ट पे मिले, ठीक है ना, और आउटपुट उनका एश्योर्ड हो। आउटपुट एश्योर्ड कैसे कर दिया हमने, एमएसपी के थ्रू। और इनपुट कैसे इंश्योर कर दिए, ये जो अलग अलग तरह की हमने, जैसे पीएम किसान हो गया, या और हमने अलग अलग तरह की सब्सिडी के रिगार्डिंग स्कीम्स लगा रखी हैं। तो इन सभी से फार्म इनकम हमने सपोर्ट कर दी। बाकी देखिए फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आप जानते हो कि ना इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद तक हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे आप जानते हो वीट ना उस टाइम पे यूएसए से इंडिया में आती थी, इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो जाती थी। पीएल 480 प्रोग्राम के अंदर हम यूएसए से फूड मंगाते थे, वीट मंगाते थे, बेसिकली वीट को इंपोर्ट किया जाता था। अब अगर आप रियलाइज करो, अगर फार्म सब्सिडीज होंगी, अगर एमएसपी मान लो हम दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं, उससे क्या होगा, किसान ज्यादा से ज्यादा उन फसलों को उगाएंगे डेफिनेटली, और उससे क्या होगा, हमारे देश में फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। उसके साथ ही देखो, अगर हमने इनकम डिवाइड को ब्रिज करना है, आप देखते हो अमीर किस तरह से ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब किस तरह से ज्यादा गरीब हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं इन दोनों को ब्रिज करना है, तो वहां पर रोल किसका आता है, सब्सिडीज का। सब्सिडीज क्या करती हैं, किसानों की हेल्प करती हैं। तो जो गरीब किसान है वो भी तो आगे आ पाएंगे, राइट। तो इस तरह से इनकम इंपॉर्टेंस के लिए भी इनकी काफी ज्यादा महत्वता हो जाती है। साथ में ही इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। आप जानते हो कि हमारे 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। अगर किसी देश की जीडीपी को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर को भी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर हेल्प मिल जाती है इसके साथ ही, और हमारी जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग इसका लिंकेज है। बाकी अच्छा खाना मिलेगा तो डेफिनेटली माल न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, इस तरह की सभी चीजों को हम टैकल कर पाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। उसके साथ ही आप रियलाइज करो, बहुत सारे ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे एसडीजी 1 की बात करें तो नो पॉवर्टी हो गया, ठीक है ना। एसडीजी 2 की बात करें, जीरो हंगर, ठीक है ना। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इस तरह से बहुत सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं अगर हम फार्म सब्सिडीज को अच्छे से यूज करें। तो ये तो हो गए सर पॉजिटिव्स, पर बहुत सारे ना इसके साथ नेगेटिव्स भी एसोसिएटेड है, बेसिकली कुछ कंसर्न्स भी हैं। वो क्या है, पहला तो देखो सिंपली यही है कि फिस्कल बर्डन हमारा, आप अभी देखा ना बजट के अंदर किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने जो 3,17,000 करोड़ 2022-23 के लिए एलोकेट किया था, अब उसके अलावा 2,14,000 करोड़ हम और करने वाले हैं। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो फार्म सब्सिडीज लगभग 2% है इंडियन जीडीपी का, और टोटल फार्म इनकम का 21% तो यहीं पे सब्सिडीज के ऊपर ही जा रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ रहा है ना। अब गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी पैसा खर्च कर रही है, मेरे और आपकी जेब से ही तो जा रहा है, मेरे और आपके टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की फिजिकल सिचुएशन काफी खराब हो रही है इस सब्सिडीज की वजह से। उसके साथ ही आप जानते हो कि देखो, अगर फ्री में बिजली मिल रही है या फिर इस तरह की चीजें मिल रही हैं, तो उसका क्या हो सकता है, मिस यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी दी थी ताकि इरिगेशन किया जा पाए, पर दिन रात बिजली चली जा रही है, दिन रात मोटर पंप चले जा रहे हैं, तो उससे काफी उसका मिसयूज हो जाता है। या फिर कई बार हो सकता है कि हमने पानी या फिर जो बिजली दी थी वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी थी, पर किसानों ने क्या कर लिया, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए मिसयूज कर लिया। तो ये सारे इश्यूज भी इसके साथ डेफिनेटली आ सकते हैं। उसके साथ ही आप जानते हो, अभी थोड़े दिन पहले ना हम फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर जिक्र भी किया था, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूरिया का एक्सेसिवली ओवर यूज कर लिया जाता है, या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक्सेसिवली यूज हो रहा है। तो जो हमें सॉइल की फर्टिलिटी थी, या फिर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की रेशियो थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, हमें कितनी मेंटेन करनी थी, 4:2:1। पर हमने बहुत ज्यादा यूरिया को यूज कर लिया, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया हमारी सॉइल के अंदर, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफी खराब हो जाती है। एंड साथ ही साथ इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, पर अगर वो बारिश के साथ वो जब फर्टिलाइजर साथ में बह जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन को भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल को भी हमारे काफी नुकसान हो सकता है।
इसके साथ ही इनइक्वालिटी, देखो अक्सर ऐसा देखा गया है ना, ये जो अलग अलग सब्सिडीज हैं ये लार्ज और फार्मर्स को आसानी से मिल जाती हैं, पर हमने देनी किसकी होती, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उन तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, हम मोनोक्रॉपिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि अच्छा हमें सब्सिडी किसके ऊपर मिल रही है, बेसिकली एमएसपी मिल रहा है अगर वीट और पैडी के ऊपर, तो हम सिर्फ इसी को ही उगाएंगे, बाकी चीजें जैसे पल्सेस हो गया, मेज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न काफी मोनोक्रॉपिंग की तरफ चला जाता है। जो हम बात करते थे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की, वो चीज नहीं हो पाती। उसके साथ ही करप्शन एंड लीकेज, देखो एक पॉइंट चीज हो जाती है कि बीच में ना कुछ लोग खा गए पैसा, ठीक है ना, जो चीज देनी थी आखिर किसान तक पहुंचनी थी उसकी बेनिफिट नीचे तक नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर करप्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही लीकेजेस भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक रियलाइज करता हूँ कि मान लो एक किसान है या और एक दूसरा किसान है, अब होता क्या है, होना क्या चाहिए बेसिकली कि इस पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और इस पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट मिलना चाहिए, पर हमारे यहाँ बहुत सारे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर आ जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली देखो बेनिफिट किस हिसाब से मिलेंगे, एक तरह की लिस्ट बनेगी ना, तो लिस्ट के में जिसका नाम होगा उसको बेनिफिट दे दी जाएंगे, पर अक्सर ऐसा देखा गया है इस लिस्ट के अंदर ना जिन किसानों का नाम होना चाहिए उनका नाम नहीं होता और जिनका नहीं होना चाहिए उनका हो जाता है। आप लोग भी कई बार देखते हो ना कि मान लो कोई पर्सन बहुत अमीर है, ठीक है, अच्छे खासा करोड़पति है, पर इसका भी कई बार ना हमें देखने को मिलता है भी इसका भी बीपीएल कार्ड बना होता है, या फिर ये भी, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर इन्होंने भी अप्लाई किया होता है। तो ये चीजें इस तरह के एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन आ जाते हैं कि जिसको नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। तो इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पर फार्म सब्सिडीज के रिगार्डिंग देखे जाते हैं। उसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न अक्सर उठते रहते हैं। किस तरह के कंसर्न, देखो रियलाइज करो कि अगर जैसे बात कर रहे हैं हम एमएसपी दे रहे हैं किसी को, अपने किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे किसानों का जो प्रोड्यूस है वो इंटरनेशनल मार्केट में किस रेट पे बिकेगी, वो कम रेट के ऊपर बिकेगी। ऑन द अदर हैंड मान लो दूसरी कंट्री है ब्राजील, अब ब्राजील ने एमएसपी नहीं दिया तो उनके किसानों के प्रोडक्ट किस रेट पे बिकेंगे, वो ज्यादा रेट पे बिकेंगे। तो एक प्रोडक्ट बिक रहा है ज्यादा रेट पे और वही सेम प्रोडक्ट इंडिया का बिक रहा है कम रेट पे, तो मार्केट में डिमांड किसकी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्वियसली इंडिया वाले की। इससे क्या हो रहा है, ब्राजील के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को क्या बोल देते हैं कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। तो डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग भी कई बार कंसर्न आ जाते हैं इंडिया के एमएसपी के रिगार्डिंग। तो ये सारे कुछ इश्यूज होते हैं। अब इसका सर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इसको टैकल करने के लिए टैकल यही कर सकते हैं कि ये सब्सिडीज को थोड़ा ना हम रैशनलाइज करें, जो इंपॉर्टेंट सब्सिडीज है डेफिनेटली उसको आसान से मैनेज करें, एंड अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है नहीं कुछ सब्सिडीज नहीं वर्क कर रही उनको हटाया भी जा सकता है। बाकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को हम स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना, किसानों से किस तरह से हमारे फार्म से प्रोडक्ट जो है आखिर कस्टमर तक कैसे पहुंचे, वहां लिंकेज स्ट्रॉन्ग करे, फार्मर तक जो इनपुट्स हैं वो कैसे पहुंचे, तो इस तरह की हमें लिंकेजेस को बेहतर करना पड़ेगा। बाकी जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने की। अगर आप नोटिस करोगे ना तो बहुत ही कम अपनी एग्रीकल्चर जीडीपी का हम स्पेंड करते हैं आर&डी के ऊपर। तो यहाँ पर ना जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होगी उनका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जैसे आप जानते हो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इन सभी को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, नई नई सीड्स वगैरह चीजें करनी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। उसके साथ ही आप नोटिस करो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करो लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, अगर देखो हमारे ना किसान लोन भी लेते हैं, वो लोन पता क्यों लेते हैं, वो लेते हैं शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, कि 6 महीने के लिए 1 साल के लिए लोन लिया, वैसे वाले लोन। पर ये वाले जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर कैपिटल को फॉर्म नहीं करते, ठीक है ना, उन्होंने लोन लिया होगा शायद अपनी सीड्स खरीदने के लिए, पर अगर सोचो वो ले रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म लोन, तो उससे क्या होगा, शायद वो कुछ अपने वहां पे टेक्नोलॉजी को लेकर आ पाएंगे, उससे क्या होगा उनकी लंबे समय के अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो ये चीज भी हमें इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आरबीआई की एक कमेटी थी, उन्होंने बात करी थी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए। देखो बहुत सारे हमारे किसान ऐसे होते हैं जो खुद की जमीन के ऊपर काम नहीं करते, वो किसी और की जमीन पर जाके काम करते हैं। अब अगर किसी और की जमीन पर जाके काम कर रहे हैं तो उनको लोन मिलने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आरबीआई कमेटी ने क्या बोला था कि क्रेडिट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए इन सभी के लिए, कि जो बंदे किसी दूसरे की जमीन पे जाके काम कर रहे हैं ना, तो एक तरह वहां पे उनको सर्टिफिकेट मिले एंड वो आसानी से लोन ले पाए। इस तरह की बातें भी यहाँ पे करी जा रही हैं। बाकी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आधार हो गया, डीबीटी हो गया, इसको यूज करते हैं जो मैंने बात की थी ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर रिमूव करने के लिए, कि किसी गलत बंदे को बेनिफिट दे दिए या फिर किसी सही बंदे को बेनिफिट ना मिले, उस चीज के एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही सब्सिडीज को ना हमें टारगेट करना पड़ेगा। बेसिकली देखो हो सकता है
कि एक एरिया जो है पंजाब के अंदर और एक एरिया मान लीजिए है ओडिशा के अंदर, क्या दोनों को सेम सब्सिडी मिलनी चाहिए? इसको हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, रीजन स्पेसिफिक चीजें बनाई जा सकती हैं, फार्म स्पेसिफिक कि अच्छा इसकी 1 एकड़ जमीन है, इसको इतने बेनिफिट मिलने चाहिए, इसको 5 एकड़ है, इसको इतने बेनिफिट्स। उसके साथ ही क्रॉप स्पेसिफिक कि अच्छा राइस वाले को कम सब्सिडी देनी है या ज्यादा देनी है, शुगर वाले को कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से क्रॉप स्पेसिफिक, फार्म स्पेसिफिक, एरिया एंड रीजन स्पेसिफिक चीजें अगर हम करें तो सब्सिडीज को अच्छी तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। बाकी आप नोटिस करिए इंटरनेशनल मेजर डब्ल्यूटीओ कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करवाना पड़ेगा। जो हम बात करते हैं ना डी मिनिमस लेवल की, बेसिकली क्या होता है, आप जानते हो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कुछ चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ना एक लिमिट दे रखी है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने यहाँ डोमेस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं 5% तक की, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हो सकती हैं वो सपोर्ट दे सकते हैं 10% तक की, ठीक है ना, अगर वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग भी हैं। तो इस तरह की चीजें हम आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को अच्छे से एड्रेस किया जा पाए। इसी तरह से अगर आप नोटिस कीजिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट ओवरऑल स्टेप्स ले एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो ओवर द टाइम हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर एज अ कंप्लीट सेक्टर बहुत ज्यादा हमारी देश के लिए रेनोवेटिव हो सकता है। ठीक है ना, तो काफी डिटेल में हमने समझने की कोशिश करी एग्रीकल्चर को। अब चलते हैं हमारे अगले मुद्दे की तरफ। दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ जो रिलेट करता है इफेक्टिव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, और इसको आप जीएस पेपर 2 के डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हो कि जो हमने लोकल बॉडीज की जब हम बात करते हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर लीजिए, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा, देखो इसको ना लगभग हमें अब 30 साल होने वाले हैं। ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ ना, बेसिकली 11th हो गया और 12th शेड्यूल, हमने जब इसको इंक्लूड किया, ये कब हुआ है, ये 1992 और 1993 की बात है, ठीक है। बेसिकली अगले साल अप्रैल के अंदर हमें इसको 30 साल हो जाएंगे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो देखो कोई आज के टाइम पे तो ये एवोल्यूशन नहीं हुई है, ठीक है, इसका ओवर द टाइम इवॉल्व होते रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने देखो हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आई एम वेरी श्योर आपने ऋग्वेद के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि उस टाइम पर भी सभा होती थी, बेसिकली विलेज की एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी। तब इनको एक तरह से बाद में हमें देखने को मिला पंचायत का फॉर्म देखने को मिला। बेसिकली पंचायत किस वर्ड से बना है, 5 से ना, तो काउंसिल ऑफ 5 वो चीज हमें देखने को मिल गई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप चाहे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, कहीं कभी डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा भी चाहे आप बात कर लीजिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया कि लोकल गवर्नेंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। इवन अगर आप उसके बाद नोटिस करो पोस्ट इंडिपेंडेंस एज इन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आर्टिकल जो 40 है, बेसिकली जो डीपीएसपी था, तो डीपीएसपी में यही लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करेगी विलेज पंचायत को, और उनके पास पावर होंगी कि एक तरह से वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर पाए, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ कमेटीज भी आई हैं, चाहे आप बात कर लो बलवंत राय मेहता कमेटी जी की, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी हो गया, ठीक है, या एल एम सिंघवी कमेटी, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट के या सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बनती रही हैं। उसके बेसिस पे फिर हमने ये 73rd 74th अमेंडमेंट आए हैं, और अब हम 30वीं एनिवर्सरी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल इवॉल्व होता रहा है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन तो आप जानते हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो मैं अभी बता रहा था कि आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जो भी आपके अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से जो नीचे वालों तक पहुंचाना है, ठीक है ना, जो हमारे लोकल बॉडीज हैं वहां तक किस तरह से अपने फंक्शंस को डिवॉल्व करें, उसकी यहाँ पर बात हो जाती है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अगर आप एक चीज नोटिस करो कि किस तरह से गवर्नमेंट भी कैसे काम कर रही है, क्या पॉलिसीज का रियल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पता लग जाती हैं। उसके साथ ही एक तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, किस तरह से उसकी स्पीड से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारी चीजें हमें, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, लोगों की डिमांड्स को कैसे मैनेज कर रही है, ये सारी चीजें। उसके साथ ही एक्टिव हो गया, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लूरलिज्म हो गया, लोगों को वहां पे सिलेक्ट होने का मौका मिलता है, उसके बेसिस पे अलग अलग फंक्शंस किए जा सकते हैं, जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, पॉवर्टी में कमी लेके आना, वहां पे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग बेनिफिट्स हम आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से ये, इसके अलावा भी ना इनफैक्ट आप नोटिस करोगे तो गवर्नेंस के अलावा भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है ना। कुछ वुमेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व हो जाती हैं वुमेन के लिए, तो वो आगे आ सकती हैं। बहुत जगह पे हमें वुमेन एज अ सरपंच अच्छा काम करते हुए देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ ही रूरल इंडस्ट्रीज हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये डिफरेंट डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के काम इनके द्वारा किए जा सकते हैं।
इसके अलावा विलेज के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, जो वहां की सड़कें हैं उनकी रिपेयर करवाना, टैंक्स हो गया, वेल्स हो गया, इन सभी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करवाना, ये डेफिनेटली इनके द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारे जुडिशरी के भी अंदर भी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, सिविल क्रिमिनल जो छोटे केसेस होते हैं, माइनर थेफ्ट हो गया, कुछ पैसों के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हो गया, तो वो ग्राम पंचायत हो सकता है या फिर अदालत, छोटी सी अदालत हो सकती है, न्याय पंचायत भी काफी तरह एस्टेब्लिश की जाती है। तो वो सारी चीजें भी इन लोकल बॉडीज के द्वारा कर ली जाती हैं। तो ये तो सारे थे जो बेनिफिट्स, पर बहुत सारे ना हमें यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स। अब देखो किसी को अच्छे से काम करना है तो उसके पास एक प्रॉपर बिल्डिंग तो होनी चाहिए ना, और बिल्डिंग के अंदर कुछ और बेनिफिट्स भी होने चाहिए। पर अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर जो ग्राम पंचायत है उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। जो स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, उनकी ही फैसिलिटीज को वो शेयर करते हैं। अगर बिल्डिंग है भी तो वहां ना कोई प्रॉपर टॉयलेट है, ना कोई प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। जहां पर बिजली के साथ साथ हमें इंटरनेट देखने को मिल जाता है तो इंटरनेट ढंग से काम नहीं करता। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। बाकी इसके साथ नोटिस करो पैसों की भी तो कमी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो नोटिस करो, अगर कुछ काम करना है तो पैसे तो लगेंगे, पर अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर लोकल बॉडीज में इंडिया केस में इनके पास काफी पैसों की कमी रहती है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया का जो लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 2% है हमारी जीडीपी का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, सॉरी, अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, तो चाइना के केस में ये 11% देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ब्राजील की तो 7%। तो डेफिनेटली एक तो पैसे मिल नहीं रहे, पैसे मिल रहे हैं जो भी वो बहुत कम है। इसके साथ ही साथ अपने आप में ये रेवेन्यू को ना जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। बहुत 2-3 साल पहले क्वेश्चन भी आया था कि क्या तरीके हो सकते हैं इनको रेवेन्यू जनरेट करने के। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ लोन्स के लिए, कुछ ग्रांट्स के लिए। अपने आप में ये चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। उसके साथ ही ठीक है ना, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है उनके फाइनेंस के रिगार्डिंग। जो हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दिए गए हैं, पर उनको पास प्रॉपर डेटा नहीं है कि किस बेसिस के ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो लोकल गवर्नमेंट है उनका जो रोल है काफी डाउनग्रेडेड है। देखो लोकल गवर्नमेंट के अंदर ना दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो गया कि कोई काम मिला इनको और इन्होंने क्या कर दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसके साथ ही दूसरा काम क्या हो सकता है, ये अपनी कुछ पॉलिसीज बनाएं और फिर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें। पर ज्यादातर केसेस में हमने क्या देखने को मिला है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंप्लीमेंटेशन वाला ही फंक्शन कर पाते हैं। जो बाकी जो पॉलिसी मेकिंग वाला पार्ट है वहां पर इनके द्वारा काम नहीं होता। साथ में ही नोटिस कीजिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब भी हम बात करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर लो, एमएलए वगैरह की, वहां पर तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ही है। इसके साथ ही हमें लोकल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये इश्यूज देखने को मिल जाता है, जहां डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से ना लोकल कुछ क्रिमिनल्स हो सकते हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं। एंड फिर उसका इम्पैक्ट क्या आता है, वहां पे करप्शन हो गया, वहां पे प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बन पाती। साथ में ही जो मेयर है उसका रोल बहुत ही सेरेमोनियल हो चुका है। किस तरह से सेरेमोनियल सर? देखिए सेरेमोनियल रोल इस तरह से कि अगर आप नोटिस करोगे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह ना म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो एक हो गया म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक हो गया जो मेयर इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है जी, को म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो ऊपर आ जाता है और मेयर नीचे आ जाता है। एक तरह की ना हायरार्की बन जाती है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ऊपर और मेयर नीचे। तो रोल क्या हो गया, जो रोल उसको प्ले करना चाहिए था मेयर को, वो रोल प्ले नहीं कर पाया एंड अकॉर्डिंगली एक तरह का सेरेमोनियल रोल ही रह गया। उसके साथ ही इलेक्शन यहाँ पर रेगुलरली नहीं होते। हमने, आप जानते हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बना रखा है ताकि इलेक्शंस करवाए जा पाए इन लोकल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग। बट होता क्या है, टाइम के ऊपर इलेक्शंस नहीं होते। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सब जगह पे इलेक्शंस करवाए गए थे। पता क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्टेट्स ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवा दिए उनको कुछ फंड मिलने वाले हैं। तो ग्रांट मिलने की वजह से ना उन्होंने इलेक्शन करवाए थे। पर अदरवाइज नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्शंस होते ही नहीं है, इरेगुलर इलेक्शंस है बहुत ज्यादा। उसके साथ ही प्रॉक्सीज का रोल, अभी बता रहा था ना मैं वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात, कि वुमेन एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमें ना सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं, कि जहां पर है तो सरपंच कौन, लीगली कौन है, वुमेन है, पर दरअसल में काम कौन कर रहा है उसके पीछे, उसका हस्बैंड कर रहा है। तो वुमेन सिर्फ एक तरह की प्रॉक्सी बन के रह जाती है, जो को रूल कोई और कर रहा है, और एक ही मेजर इशू हमारे लिए बन जाता है। तो सर आने वाले टाइम के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो वे फॉरवर्ड यही है कि इनके पास ना प्रॉपर स्टाफ हो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था ना मैं, इनके पास मैन पावर की कमी रहती है, ठीक है। दरअसल में मैंने आपको ना फंड वाला बताया, उसकी तरह ही इनको फंक्शंस हो गया या फंक्शनरीज हो गया, उनकी भी कमी रहती है। तो मैन पावर वगैरह को हम अगर लेकर आएंगे ना, तो डेफिनेटली अगर प्रॉपर स्टाफ होगा तो वो चीजें हमें पता लग पाएंगी। अगर हमें पता लग पाएगा कि कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम लोकल गवर्नमेंट करेगी,
अगर कंप्लीट क्लैरिटी होगी, अगर जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली डिवॉल्व किया गया नीचे वाले लोगों की तरफ, तो डेफिनेटली अच्छा काम यहाँ पर किया जा सकता है। साथ में ही इनको देखो फिस्कल प्रूडेंस कि किस तरह से फंड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होगी, साथ ही साथ फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी कि अगर इनको पैसा दिया जा रहा है तो पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आप रखी जा सकती है। दैट विल इंश्योर कि इनके पास पैसे भी हों, काम अच्छे से करें एंड अकाउंटेबिलिटी भी रहे। साथ में ही ई गवर्नेंस, ठीक है ना, कुछ टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सारी चीजों को देखने के लिए, इनकी जो वर्किंग है वहां पे इंप्रूवमेंट आ सकती है। बाकी आप जानते हो कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर लोकल सॉल्यूशंस ही उनको निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक तरह की बॉटम अप अप्रोच अगर हम लेके आए पॉलिसी मेकिंग के अंदर, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो डेफिनेटली इनके बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। इसके साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर कहीं पे कुछ इश्यूज आते हैं, किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, तो कंप्लेंट करने का भी एक प्रॉपर माध्यम होना चाहिए। किस पर्टिकुलर स्कीम ने कैसा काम किया, किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ने कैसा काम किया, उसके रिगार्डिंग हमारे पास अगर प्रॉपर फीडबैक होगा, उनमें हम सुधार कर सकते हैं एंड ओवर द टाइम चीजें बदली जा सकती हैं। साथ में ही डिसेंट्रलाइजेशन जो हो वहां पर अच्छे से हो, वहां पर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन हो, अकाउंटेबिलिटी को लेकर आए और सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। इसी तरह से हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग अलग अलग इश्यूज हैं उनको हम आने वाले टाइम के अंदर अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ जो रिलेट करता है काउंटरिंग टेरर से रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 3 के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर इवन जीएस पेपर 2 में भी ना इंटरनेशनल रिलेशन वाले कंपोनेंट्स के साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है। देखो आप जानते हो कि आज के टाइम पे ना यूएन की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मैं बात करता हूं, तो आप जानते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। बेसिकली वो नॉन परमानेंट मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी आप जानते हो कि 2021 और 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया भी 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर था। ठीक है, तो यहां पर अभी जो 2022 का जब हम बात करें दिसंबर मंथ की, तो अब प्रेसिडेंसी किसके हाथ में है? अब प्रेसिडेंसी इस पूरे दिसंबर मंथ के लिए इंडिया के पास में है। तो इंडिया ने ना, जो बेसिकली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने 4 हर्डल्स की मेजरली बात करी है। देखो दरअसल में ना मैं बात बताऊं अगर आपको, तो बात सिंपली ये है कि इन्होंने इनडायरेक्टली कह लीजिए पाकिस्तान और साथ ही साथ चाइना के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं कि देखो इनका कंसर्न क्या है। एक तो देखो आप जानते हो जो पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि स्टेट वहां पे टेररिज्म के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप नोटिस करें कि बहुत सारे हमारे मैकेनिज्म्स हैं उन वो उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके अलावा जहां पर हमें देखने को मिलता है डबल स्टैंडर्ड कुछ कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ना यहाँ पर दरअसल में बात इनडायरेक्टली इन्होंने चाइना की करी है। अब अगर आप नोटिस करोगे चाइना के कॉरस्पॉन्डिंग, तो चाइना एक तरफ तो बोलता है कि नहीं टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ इस तरह से बहुत सारे फेमस टेररिस्ट हैं जिनको चाइना ब्लॉक कर देता है कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है। जैसे आप जानते हो लश्कर ए तैयबा हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इनके ना टेररिस्ट जो थे उनको रोकने के अंदर, उनको ब्लॉक करने के अंदर चाइना बहुत टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। इसके साथ ही जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, ड्रोन्स हो गया, वर्चुअल करेंसी हो गया, इनको यूज कर सकते हैं। इंडिया ने इसकी भी बात करी है कि ये सारी चीजों कॉरस्पॉन्डिंग हमें अटेंशन लेकर आने की जरूरत है। अब इसके साथ ही अगर आप चलोगे, ठीक है ना, तो आप जानते हो कि 2021 में आप जानते हो कि चाहे आप बात कर लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की या यूके की, तो बहुत जल्दबाजी में इन्होंने वहां से निकलने की कोशिश करी है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जानते हो तालिबान वहां पर पावर में आ गया, ठीक है ना, और बहुत ही ना एक तरह से बहुत जल्दबाजी में ये पावर को एक तरह से उनको ट्रांसफर किया गया, और इसका इंपैक्ट भी हमें नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है ना, उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो ये चाइना वाला जो लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इस तरह की चीजों को चाइना के द्वारा जो ब्लॉक किया गया है, तो परमानेंट 5 में भी अपने आप में थोड़ा आपस में भी द्वंद है, राइट। इंडिया की तरफ से आप जानते हो 1996 में सीसीआईटी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरर की बात करी गई थी कि एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे यहाँ पर टेरर की, पर उसको भी अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है। ऊपर से जो 5 कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएस की बात कर लो, यूके की बात कर लो, फ्रांस, ठीक है ना, रशिया, चाइना, जो परमानेंट 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो परमानेंट 5 के अंदर भी अपने आप में काफी ये पोलराइज्ड है। कोई एक बात कर रहा है, दूसरा दूसरी बात कर रहा है, तीसरा तीसरी बात कर रहा है, तो आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ क्लियरली शो करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ढंग से काम नहीं कर रही। ठीक है ना, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर रेस किए गए हैं इंडिया के द्वारा कि इन सभी मुद्दों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इंडिया के द्वारा भी देखो बहुत सारी मीटिंग्स इस टाइम पे करी गई हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इंडिया का अपना रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है दुनिया के अंदर टेररिज्म को रोकने के लिए। पर यहाँ पर नोटिस क्या किया गया? यहाँ पर नोटिस ये किया गया कि जो बात हो रही थी ना, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी आपस में कंसर्न्स आ गए, जैसे डेफिनेटली काफी लंबे टाइम से ही है। इंडिया ने जब बात करी ना कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट टेररिज्म के लिए,
तो वहाँ के जो थे ना मिस्टर भुट्टो जी, इन्होंने, जो पाकिस्तान के बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इन्होंने बात कर दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दरअसल में देखो, जो 2002 के गुजरात राइट्स थे ना, उसके ऊपर इन्होंने कर दिया कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है 2002 के गुजरात राइट के लिए। आरएसएस के रिगार्डिंग इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन रेस किए हैं, मतलब पाकिस्तान के। तो बट इंडिया ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसका रिस्पॉन्स दिया कि आप, ठीक है ना, कि जो पाकिस्तान है वही रिस्पॉन्सिबल रहा है पूरी दुनिया में। स्पेशली अगर देखो बात करोगे तो ओसामा बिन लादेन की इंडिया ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी के बारे में बात करी गई थी कि पूरा यूएसए इसको ढूंढता रहा अफगानिस्तान के अंदर, बट इन दी एंड मिला कहाँ पे, मिला बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ही। तो पाकिस्तान ही है जो काफी हद तक ना पूरी दुनिया में रिस्पॉन्सिबल है ये टेररिज्म के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात हुई हैं। तो यहाँ पर आज के टाइम पे जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि पूरी दुनिया देखो साथ में आए, साथ में आकर जो टेररिज्म की बात है, ठीक है ना, इसको हम एक तरह से हटाने की कोशिश करें, एक प्रॉपर काउंटर टेररिज्म का आर्किटेक्चर बने, आपस में सब यूनाइट होकर काम करें, ताकि रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे ना, तो जो टेररिज्म के रिगार्डिंग जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, इनको हम मिलकर सभी आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ना एक ग्लोबल कंसेंसस होना चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देखो टेररिज्म ना ऐसा नहीं है कि किसी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करे, किसी को नेगेटिव नहीं, सारी कंट्रीज को इसने नेगेटिवली ही इंपैक्ट किया है। पाकिस्तान की अगर आप सोचो ना, तो पाकिस्तान, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तो कितनी नीचे चली गई है। तो डेफिनेटली कंट्रीज अगर इस बात को समझेंगे ना कि टेररिज्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो अगर वो कंट्रीज साथ में आएंगी तो टेररिज्म जैसे इशू से हम टैकल कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और अपनी पूरी दुनिया को और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के तीनों के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड